नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 9 अगस्त 2020 में उन चुनिंदा समसामयिक वन लाइनर करंट अफेयर्स लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में मैं आप सभी को इस टॉपिक से जुड़े जो प्रश्न संभावित है आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने की, ये भी सभी डिस्कस इस क्लास में आप सभी को करने वाली हूँ। आप अवश्य ही हर एक क्वेश्चन की बारीकियों को ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन दिनांक 8 अगस्त 2020 को किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली। ठीक है, उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 8 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित अन्य जो फैक्ट हैं वो आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाइए और देखिए। इसकी कुछ मैं फ़ोटो भी अपलोड करवाई हुई हूँ ताकि आप सभी को ईजी वे में इस केंद्र उद्घाटन को आप समझ सकें। इसके साथ आपको बताऊं कि जब इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा नारा दिया गया, गंदगी भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया गया था। अतः आप सभी तत्काल ही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट अवश्य देखिएगा। परीक्षा में संभावना है कि क्वेश्चन उससे बने। दूसरा, यहाँ से क्या संभावना बनेगा, ये भी बनता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कब, किसकी जयंती पर आरंभ किया गया या औपचारिक शुभारंभ किया गया। ठीक, तो उत्तर सीधे हो जाएगा कि स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रति जागरूकता सृजित कर देश को साफ सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किए। ठीक है, ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किए थे। तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे और साथ में वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है ये भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट चैनल में स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी को पूर्व में उपलब्ध कराया गया है। इस समय की वर्तमान उपलब्धियों के संदर्भ में अवश्य ही सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और अतिरिक्त जो फैक्ट हैं उन्हें आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लोकप्रिय सीएम कौन बने? देश के सबसे लोकप्रिय सीएम कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा साथियों माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री आदित्यनाथ योगी जी बने। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्यों लाई हूँ, क्योंकि जो भी युवा साथी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण परीक्षाएं दे रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के साथ साथ लोक सेवा आयोग द्वारा और अन्य आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश में से ब्लैक बॉक्स से हादसे की जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश अभी 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझीकोड में हो गया। ठीक है, अब उस हादसे की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उस ब्लैक बॉक्स वो टोटल क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ वो रिकॉर्ड करता है। अब परीक्षा में ये पूछा जाता है कि विमान हादसे की जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों नारंगी कलर। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई?
तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 8 अगस्त। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाई हूँ कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न बने तो आप अवश्य ही हल कर ले। साथियों, यदि आप इस करंट अफेयर्स की क्लास जो मैं पर डे ले रही हूँ, यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो खेल खेल में आप सामान्य अध्ययन की बहुत ही आसानी से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा प्रत्येक दिन के जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो आपको तैयारी कराया जा रहा है, ताकि इतिहास आप लोग को उबाऊ ना लगे और कब याद हो जाए आपको समझ में ही ना आए। ठीक, और इतिहास से आप कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा आपको भूगोल से संबंधित भी तैयारी कराई जा रही है। यदि आप मेरे पूर्व के इस करंट अफेयर से संबंधित क्लास किए होंगे तो जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। अब कौन कौन सी ऐसी तिथि हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को जानना जरूरी है। तो जानिए, 1942 में वर्धा में, ध्यान रखिएगा, स्थान भी ध्यान रखिए, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1942 में वर्धा में, ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 7 अगस्त 1942 को। अब आ गया तिथि 7 अगस्त, सब एक एक तिथि आप ध्यान रखिए। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। अब कहाँ हुई? यहाँ पे 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया? ये क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। गांधी के, ध्यान रखिए, मैं जो नेक्स्ट फैक्ट बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 8 अगस्त क्यों हिस्टोरिकल रहा? सुनिए, गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्योंकि गांधी जी ने ही यह प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त, अब देखिए 7 हुआ, 8 हुआ प्लस 9 अगस्त, ये तीनों तिथि कितनी महत्वपूर्ण है। 9 को क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी इसी आंदोलन में करो या मरो नारा दिए थे। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और ध्यान ये भी रखना है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया? जो महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन हमारे देश में उस समय स्वतंत्रता अपने चरम पर थी। ठीक, क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का शोषण भी अब चरम पर हो गया था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की बेड़ियाँ कब तक भारत में लगी रहती, एक न एक दिन तो हम स्वतंत्र होते ही। और यही एक पल था 1942 का कि अब स्वतंत्रता हम के करीब हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, और भी कुछ तथ्य वो जान लीजिए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, ये भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, जब गिरफ्तार किया गया तो किसको कहाँ रखा गया, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। तो ये सारे जो फैक्ट है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में एक क्वेश्चन और है जो कि परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, वो ये है कि उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हो गई थी। खुफिया रेडियो चलाने के लिए उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी फेमस हुई थी। ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है कि ये आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल में किस राज्य
के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई? हाल में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई? तो उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। तो अब इसी के साथ साथ ये मान्यता दिया कौन? देखिए, यूनेस्को द्वारा इन 2 गाँव को मान्यता दिया गया है और मान्यता देने का मतलब ये है कि ये 2 गाँव किसी भी आपदा के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, अब चूँकि उड़ीसा इस समय चर्चा का केंद्र है तो क्वेश्चन बन सकता है इसके भौगोलिक संदर्भ में भी। तो सबसे पहले जानिए कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी आपके उड़ीसा में ही है। और जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है उसको अब APJ अब्दुल कलाम नाम दे दिया गया है। तो इस फैक्ट को आप ज़रूर याद रखेंगे। साथ में आपको बताऊं कि उड़ीसा से किस किस राज्यों की सीमा लगती है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। तो आप इस फैक्ट को भी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, कदापि भूलेंगे नहीं। और बंगाल की खाड़ी की तो सीमा लगती ही लगती है। इसके अतिरिक्त कुछ झीलें हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक झील मैं आपको चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो मैं बता ही दी। इसके अलावा बिंदु सागर झील जो कि भुवनेश्वर में है, चंद्रभागा झील जो कि कोणार्क में है, काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। और एक विकसित मत्स्य बंदरगाह है उड़ीसा का धमारा, ये भी प्रश्न पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजना के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे महानदी पर हीराकुंड बांध है। यह देश का सर्वाधिक लंबा तथा विश्व का चौथा सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कई परियोजनाएं जैसे तलचर परियोजना, बाली मेला तथा मचकुंड परियोजना, ये उड़ीसा के हैं। और ये जो चारों मैं आपको परियोजना बताई हूँ, हीराकुंड, तलचर, बाली मेला, मचकुंड, ये पूर्व के परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप ज़रूर याद रखें। और ख़ास बात है उड़ीसा का कि देश का 95% क्रोमाइट उड़ीसा में प्राप्त होता है। तो अवश्य ही आप ये तथ्य भी ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय पार्क तो मैं आपको यहाँ पर सिमलीपाल बताई दी हूँ। इसके अलावा भी पार्क है, जैसे नंदनकानन पार्क भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। वन्य जीव अभ्यारण्य में सतकोसिया, भितरकनिका, संबलपुर, ऊषा कोठी, बैसीपल्ली अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें भितरकनिका और सतकोसिया पूर्व के परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो ये फैक्ट आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों उत्तर हो जाएगा नीना राय ने लिखी। ठीक है, इसी के साथ आपको बताऊं कि भारत में राम मंदिर की आधारशिला अयोध्या में किस तिथि को रखी गई? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा रखी गई? तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और आप सभी को बताना है कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ जो विवाद थे उससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ आप सभी को परीक्षा दृष्टि वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अवश्य उसको जाकर देखिए, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है उस टॉपिक से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो ये है कि RBI ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? RBI ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? उत्तर हो जाएगा साथियों 200 रुपया। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 200 रुपया। चूँकि यह जो प्रकरण था काफ़ी दिनों से चल रहा था और पेपर में आए दिन ये सुर्खियों का केंद्र बना रहा, इस वजह से ये प्रश्न आप सभी के बीच लाया गया, क्योंकि RBI इस समय काफ़ी चर्चा का केंद्र है। तो आप ये भी जान लीजिए RBI के संबंध में जो अन्य जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि RBI की स्थापना, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पूर्व परीक्षा में पूछा क्या जाता है, बल्कि पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा साथियों सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। जबकि भारत के अर्थात प्रथम भारतीय व्यक्ति जो कि आरबीआई का गवर्नर बना, तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों सीडी देशमुख। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। साथ ही आपको कुछ अन्य फैक्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको आरबीआई के अंतर्गत बता देती हूँ। तो आपको ये बता दूं कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बताई हूँ मुंबई में, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके कुछ स्थानीय वो केंद्रीय बोर्ड भी हैं, स्थानीय केंद्रीय संस्था भी हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? मुख्य कार्यालय जैसे कि एक मुंबई में तो है ही, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ आप ज़रूर अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई हो जाएगा, क्योंकि सारे जो नियम कानून वगैरह होते हैं बैंकों के संबंध में वो आरबीआई बैंक के द्वारा ही निर्गत किए जाते हैं। और इसके अन्य कार्य क्या हैं आरबीआई के, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सत्य कथन इनमें कौन कौन से हैं आरबीआई के बैंकों के कार्य में। तो पहला हो जाएगा नोटों का निर्गमन का कार्य भी आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में कई नियम बनाए गए हैं, उसके संबंध में ये कार्य करता है। साथ में सरकार के बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता ही करता है। साख नियंत्रण से संबंधित कार्य किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण से संबंधित कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इन कार्यों में आपका कई अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि समाशोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना और प्रकाशित करने के साथ साथ अन्य जो भारत सरकार द्वारा जो आरबीआई बैंक को उत्तरदायित्व दिया जाता है वो भी कार्य समस्त आरबीआई बैंक द्वारा किया जाता है। अवश्य ही आप इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया? एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया? उत्तर हो जाएगा साथियों मोजाम्बिक। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। मोजाम्बिक को दिया गया। ठीक है, और किस कार्य के लिए दिया गया? बिजली आपूर्ति गुणवत्ता सुधार हेतु। अब चूंकि यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला, एक तो मोजाम्बिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा एक्सिम बैंक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको मोजाम्बिक के संबंध में बता देती हूँ। मोजाम्बिक क्या है? मोजाम्बिक एक देश है जो अफ्रीका में है, और इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा मैप में। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी की सुविधा के लिए बता देती हूँ कि मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। ठीक है, और मोजाम्बिक की सीमा तंजानिया से लगती है। ठीक है, मलावी से लगती है, जाम्बिया से लगती है, जिम्बाब्वे से लगती है। ठीक है, और साथ में दक्षिण अफ्रीका और एक छोटा सा देश स्वाजीलैंड है, उससे भी हल्के से जो है मतलब थोड़ा सा टचअप किया जाता है स्वाजीलैंड से। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से सीमा इसकी लग रही है। ठीक है, और इसके पूरब में क्या है? हिंद महासागर है। तो इस सारे तथ्य को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और इसकी राजधानी मापुतो है। अब जानिए कि एक्सिम बैंक के बारे में। तो एक्सिम बैंक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारतीय निर्यात आयात बैंक। ठीक है, और यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इसकी स्थापना मैं यहाँ पर 1982 में बताई हूँ, अर्थात इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है ये प्रधान मुख्यालय है मुंबई, और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? डेविड रस्किन है। ठीक है, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार एक्सिम बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है, तो सुनिए ध्यान से आप।
भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। ये पहला फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दूसरा कि एग्जिम बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, निर्यातकों आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ। ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और इसके अतिरिक्त आपको जो जानना है वो ये जानिए कि ये जो बैंक है, यह बैंक न केवल भारत के लोगों को सहायता करता है आर्थिक रूप से, बल्कि मतलब वित्त जुटाने के लिए, ठीक है, बल्कि यह बैंक जो तृतीय विश्व के देश हैं यानी विकासशील देश, ठीक है, उनके लिए भी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंधन करता है, जिसके क्रम में मोजाम्बिक को यह ऋण दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और भारत के एग्जिम बैंक का जो कार्यालय है वो विदेशों में भी है, जिसमें वाशिंगटन, सिंगापुर, आबिदजान, बुडापेस्ट में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आबिदजान कहाँ है? आइवरी कोस्ट में है। बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी में है। ठीक है, और प्रधान कार्यालय अपने देश मुंबई में है। तो ये फैक्ट आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, कच्यू इंडिया ऐप कर्नाटक ने किसके लिए लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा साथियों किसानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों रूस। यह जो अभ्यास है काउकाज, इसको काउकासस भी कहा जाता है। ठीक है, और यह बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें कई देश सम्मिलित होंगे। ठीक है, इस अभ्यास में कई देशों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें हमारा देश भारत भी है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो रूस के संबंध में वो भी जान लीजिए। वो ये है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है? रूबल है। और पीएम कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन है। और भारत और रूस के बीच एक इंदिरा अभ्यास होता है। और रूस में बैकाल झील है, यूराल पर्वत है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, अवश्य इसको ध्यान में रखेंगे। और पिछले क्लास में मैं आपको ये बताई थी, अर्थात पिछले कुछ करेंट अफेयर के क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को रूस से की सीमा पर लगे देशों का नाम भी बताया गया था। यदि आप नियमित रूप से इस क्लास को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका भूगोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। आप आगामी जो भी परीक्षा देंगे उसके लिए ये सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? उत्तर हो जाएगा साथियों भारत। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी हमारा देश भारत करने वाला है। और इसी के साथ आपको आईसीसी का फुल फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका मुख्यालय दुबई में है, अर्थात यूएई में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इमरान ख्वाजा प्रेसिडेंट है, जबकि सीईओ है मनु साहनी। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मुख्यालय दुबई, स्थापना 1909, इमरान ख्वाजा प्रेसिडेंट है, मनु सानी सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? उत्तर हो जाएगा साथियों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है दिल्ली में प्रदूषण को कम करना। ठीक है, इसके कारण रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स भी इससे छूट प्रदान की गई है, तो अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। साथ में दिल्ली से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जिसको ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला, कहाँ पर खुला? दिल्ली में। घर घर राशन योजना दिल्ली ने चलाया। सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्ट है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने, उत्तर हो जाएगा साथियों पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ में सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई
दिल्ली में है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बना। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बना। उत्तर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य काफ़ी चर्चा का केंद्र में रहता है और कई बार परीक्षाओं में लावड़ी नृत्य के बारे में पूछा भी गया है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है लोनार झील। पानी हाल में इसके पानी गुलाबी होने के कारण ये काफ़ी चर्चा का केंद्र में रहा, तो आप लोनार झील को भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया। हाल में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया। उत्तर हो जाएगा साथियों चीन। और लगभग चीन ने 45% हिस्से पर दावा अपना ठोका है, जिसके कारण यह प्रश्न काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। अब आपको होमवर्क दिया जाता है, ये देखिए कि तजाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ भूगोल के संबंध में अन्य जानकारियाँ दे रही हूँ कि चीन की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, तो चीन की सीमा रूस से लग रही है, मंगोलिया से लग रही है, कजाकिस्तान से लग रही है, किर्गिस्तान से लग रही है, तजाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, भारत से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, आपके म्यांमार से लगती है। ठीक है, लाओस से, वियतनाम से, जापान से और आपका कोरिया से लगती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं उनको आप अवश्य ही मैप में देखिएगा। देखने से क्या होगा कि आपके दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी और आप कई क्वेश्चन देखने के क्रम में आप सही करेंगे, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा जब ये ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इस समय चीन लगातार अपने विस्तार की नीति को बढ़ा रहा है और हर देशों से लगभग इसका विवाद चलते ही चलते हैं, चाहे वो भारत हो या तजाकिस्तान हो या दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हो। और ये होता क्यों है? क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति है, वो उसके क्रम में अपनी सीमा को लगातार प्रसार करने की नीति होती है उसको वो स्थापित कर रहा है। चीन क्या करता है कि जो आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको विकास के नाम पर इतना वो ऋण दे देता है कि उनको वो ऋण जाल में फंसा देता है और अंत में क्या करता है, उनकी भूमि पर दावा स्थापित करता है, जिसका परिणाम अंततः विवाद होता है। तो इस क्रम में ये क्वेश्चन जो था तजाकिस्तान का काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। ठीक है, तो अवश्य ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में पूछे जाने की। जरूर ध्यान में रखिएगा कि हाल में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की। उत्तर होगा साथियों बांग्लादेश। ठीक है, उत्तर होगा साथियों बांग्लादेश। और ध्यान में रखिए कि ये किनके लिए किया जा रहा था। 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भारतीय शहीद रहे उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप यह कार्य स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ जान लीजिए बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको टका कहा जाता है। इसकी राजधानी ढाका है और वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। और संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। और अभी हाल में बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध के कारण काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा, तो ज़रूर आप ध्यान में इसको रखेंगे। अर्थात नील नदी पर यह परियोजना बनाया जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और नील नदी से जो लाभान्वित हो रहे हैं देश उनके बारे में भी आपको अवश्य जानना चाहिए। इस वजह से आपको ये सारे फैक्ट लाए गए हैं। मिस्र, सूडान, रवांडा, तंजानिया, कांगो, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, बुरुंडी, केन्या, ये 10 देश नील नदी से लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी राजधानी को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा, इथियोपिया का आप स्वयं मैप में देखेंगे। ठीक है, सूडान का खार्तूम, रवांडा का किगाली, युगांडा का कंपाला, तंजानिया का डोडोमा, बुरुंडी का बुजुम्बरा, कांगो का नैरोबी, केन्या का नैरोबी। ठीक है, इथियोपिया का आप कैपिटल देखकर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो परीक्षा में काफ़ी लोकप्रिय है और कई बार रिपीट किया गया है वो ये है, हॉर्न अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आता है। ठीक है, तो आपको जानना होगा कि हॉर्न अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सोमालिया,
जिबूती, एरिट्रिया और इथियोपिया। ठीक है, ये चारों देश को अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे, हॉर्न और अफ्रीका में आते हैं। साथ में इनके कैपिटल को भी ध्यान रखेंगे। इथियोपिया को मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क में दी हुई हूँ कि आप इथियोपिया का कैपिटल बताइए। यहाँ पे मैं सोमालिया का बता रही हूँ, मोगादिशु कैपिटल है। जिबूती का जिबूती ही होगा, एरिट्रिया का अस्मारा हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक और मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो ये है, भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं अफ्रीका के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, प्लस यूरोप के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। अवश्य ही आप इसको आज देख लीजिएगा। और ये भी बताना है, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब विक्टोरिया झील से 3 देशों की सीमा लगती है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कौन कौन से, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और विश्व की तीसरी बड़ी ये झील में आती है। अब नील नदी का भी देख लीजिए। नील नदी का उद्गम मैं बता ही चुकी हूँ कि विक्टोरिया झील से होता है, और ये कहाँ पर जाकर प्रवाहित हो जाता है, लास्ट में भूमध्य सागर में। जिसके कारण मैं आपको बताई कि भूमध्य सागर से लगे सीमा प्रदेश और यूरोप से लगे सीमा देश को अवश्य ही आप देखिएगा। ये नील नदी कहाँ कहाँ से पानी प्राप्त करता है, ब्लू नील, श्वेत नील और विक्टोरिया झील। ठीक है, ये 3 चीज़ से ये नील नदी पानी प्राप्त करता है, जिसमें मैक्सिमम ये ब्लू नील से प्राप्त करता है, अर्थात इथियोपिया के हाईलैंड से प्राप्त करता है। जिसके कारण ये वर्तमान में ये जो पनबिजली परियोजना चल रही है, विवाद का कारण बना। ठीक है, अब विश्व की सबसे लंबी नील नदी है अस्वानबाद, मिस्र ने बनाया है। ठीक है, किस नदी पर, नील नदी पर। और सिन्नारबाद सूडान ने बनाया है। तो अवश्य ही आप इसको ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, कदापि भूलिएगा नहीं साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस पूरे प्रकरण पर, अर्थात एक साथ इस प्रकरण पे मैं आपको 20 देशों, अर्थात अफ्रीका के लगभग 20 देशों की तैयारी करवाऊंगी, नदी झीलों के साथ साथ वे तमाम भौगोलिक पक्षों के संबंध में, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत मेरे द्वारा जो भी वीडियो लाए जाते हैं, उनको आप अनिवार्य रूप से देखते रहिएगा। आपके जो जीके के पोर्शन हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आपको मैं बताती हूँ कि यदि आप नियमित रूप से परीक्षा दृष्टि का क्लास करते रहेंगे, तो साथियों आपके 30% क्वेश्चन मात्र उसी एक प्लेलिस्ट से आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो कि जाते वक्त परीक्षा के दौरान हमें अवश्य ही दोहराना चाहिए ही चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस करेंट अफेयर्स के माध्यम से न सिर्फ करेंट को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वे तमाम आर्थिक, ऐतिहासिक, राज्य व्यवस्था के साथ साथ भूगोल आदि सभी विषयों पर आप अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं, और साथ में आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।